अक्टूबर 2023 की सुबह 12 ऑस्ट्रेलियाई दोस्त, 4 लड़कियां और 8 लड़के, उम्र 25 से 30 के बीच थी, एक छोटे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए एक योजना के साथ तैयार थे। उनका इरादा सीधा था, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट में सिम्पसन रेगिस्तान पहुंचना, अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करना और वापस लौट आना। सुबह 5 बजे सभी 12 लोगों ने अपना सामान पैक किया और उम्मीदों से भरे हेलीकॉप्टर में बैठ गए। पहले 30 मिनट में उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जो उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एकदम सही हो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने और आगे बढ़ने का फैसला किया। लगभग 45 मिनट और 200 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। सुबह के 5:45 बजे थे। हल्की धूप रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी अचानक एक अच्छी लोकेशन उनकी नजर में आई जो शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंड में एक विशाल धूल भरी आंधी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगा और अगले 2 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठे लोग और पायलट चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत देख पा रहे थे। उनकी आंखों में रेत घुसने लगी और हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नीचे उतरने लगा। तभी एक समझदार लड़का तुरंत अपनी पानी की बोतलें, बैग, मेडिकल किट और अपने साथ लाया गया सारा खाना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले उन सब ने हिम्मत करके रेत में छलांग लगा दी। रेत पर कूदने के कारण उन सभी को हल्के फुल्के चोटें आईं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में गिरकर आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। अब इस विशाल सुनसान रेगिस्तान में वे 12 लोग थे जिनकी 81 दिनों की मौत से लड़ने की कहानी यहीं से शुरू होती है। हेलीकॉप्टर क्रैश की भयावह गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत हो गई। 12 दोस्त हक्के बक्के, दर्द में और दिशाहीन रेत के नरम सीने पर बिखरे पड़े थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आए, ये देखने के लिए कि कौन कितना घायल हुआ है। उन्हें कमोबेश चोटें लगी थीं, हाथों, पैरों और चेहरे पर खरोंचें थीं और सबसे दुखद यह कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वे अब रेगिस्तान में अकेले थे, पूरी दुनिया से कटे हुए। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था और वे पूरी तरह से भटक चुके थे। उनके पास जो पानी और खाना था वो मुश्किल से 1 या 2 दिन का था। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो यहीं मदद के लिए इंतजार करें जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, या खुद की कोशिश से रास्ता खोजें। इंतजार करना मतलब निश्चित मौत, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे यहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए वे तय करते हैं कि वे खुद एक कच्चा नक्शा बनाएंगे और सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिन के बीच में सूरज जैसे उनकी ओर आग के गोले फेंक रहा था। रेत का तापमान इतना बढ़ जाता कि पैर चलना असंभव हो जाता। उनके जो हल्के कपड़े थे वे इस तापमान के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे अपने बैग और एक्स्ट्रा कपड़ों का यूज करके अपना सिर ढकते और सीधे सूरज की रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश करते। पहले दिन ही उनके पानी की मात्रा को सख्ती से नियंत्रित किया गया। हर घोंट महत्वपूर्ण था। हर किसी के लिए निश्चित मात्रा में पानी आवंटित किया गया और अतिरिक्त प्यास बुझाने के लिए सूखे भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था। पहली रात वे रेत के गड्ढे खोदकर शरण लेते हैं, ठंडी हवा से बचने के लिए। रात होते ही रेगिस्तान का तापमान तेजी से गिर जाता है, जो दिन की गर्मी जितना ही असुविधाजनक होता है। सुबह 5 बजे सूरज उगने से पहले ही वे यात्रा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन के समय चलना बेहद कठिन होता है। रेत के टीलों की बनावट और सूरज की गति को देखकर एक संभावित दिशा निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य कोई संभावित पानी का स्रोत या बस्ती ढूंढना था। चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत थी। कोई निशान नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं जिससे दिशा तय की जा सके। हर टीला एक जैसा लगता, जिससे रास्ता भटकने का डर उनके मन में बैठ जाता। वे पत्थरों से या रेत में निशान बनाकर रखने की कोशिश करते ताकि वापस आने का रास्ता ट्रैक किया जा सके, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो जाता। दोपहर के समय उन्हें कुछ सूखे झाड़ियां दिखाई देती हैं। मार्क ने एक सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कुछ रेगिस्तानी पेड़ों की जड़ों से पानी इकट्ठा किया जा सकता है। वे कंटिन्यूअस सूखे पेड़ों की जड़ों को खोदकर थोड़ा रस निकालने की कोशिश करते, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती। शाम के समय जब वे एक बड़े रेत के टीले पर चल रहे थे, तभी जेसिका अचानक एक लाल पेट वाले काले सांप पर पैर रख देती है। सांप तेजी से जेसिका के पैर में काटता है और भाग जाता है। जेसिका के पैर से खून निकलता देख बाकी लोग डर जाते हैं। रिक, जिसे सर्वाइवल किताबें पढ़ने की आदत थी, वो तुरंत जेसिका के काटे हुए स्थान को साफ करता है और उसकी जांघ पर कसकर कपड़ा बांधता है ताकि जहर तेजी से ना फैले। उनके पास एंटी वेनम नहीं था, इसलिए वे लोकल तरीकों से जहर सोखने की कोशिश करते हैं। वे उस घायल जेसिका को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। तभी उन्हें दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ बड़ा था, लेकिन उसमें कुछ ही पत्ते थे और सारे पत्ते पेड़ से झड़ गए थे। पेड़ सूख गया था।
वे उस पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत छाया मिल रही थी। 4 दिन में उनका पानी और खाना खत्म हो गया था और दिन में चलने की क्षमता उनमें नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पेड़ के नीचे दिन बिताएंगे और खाने और पानी का इंतजाम करेंगे और रात में ही चलेंगे, क्योंकि दिन में वे 2 या 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं पल पाते थे और बार बार रास्ता भटक जाते थे। वे जितना भी चलते उन्हें कोई फायदा नहीं होता और ऊर्जा नष्ट होती। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दिन में आराम करेंगे, खाना और पानी ढूंढेंगे और रात में पूरी ताकत से चलेंगे। अगली सुबह दुखद रूप से जेसिका दम तोड़ देती है।